झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि ये पेपर आप लोगों का 2023 का है। और आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो एएनएम जीएनएम दोनों के लिए है, क्योंकि पहले जो एग्जाम होता था दोनों का सेम ही एग्जाम होता था, एक ही में एग्जाम होता था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि 2023 तक दोनों का सेम ही एग्जाम हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और बतला दूँ कि 91 क्वेश्चन नंबर 91 से 120 यानी 120 तक का क्वेश्चन है वो आपका बायोलॉजी का है, और टोटल आपका 30 क्वेश्चन है। तो चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आप लोगों को हम इसका आंसर की यानी कि इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि पौधे जो है अतिरिक्त पानी से छुटकारा कैसे पाते हैं, ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं। जो पौधा होता है उसमें जो अतिरिक्त पानी हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो अपना पानी है वो उष्मा के रूप में बाहर निकाल देते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम आपको बतलाया था जो अग्नाशयी रस होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, इससे 3 एंजाइम मुख्य रूप से पाचक एंजाइम निकलते हैं। एक लाइपेज निकलते हैं, एक एमाइलेज निकलते हैं और एक ट्रिप्सिन निकलते हैं। तो लाइपेज हम आपको बतलाए हैं फैट के इमल्सीकृत में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करता है, एंड जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रिप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछता कि हाइड्रोक्लोरिक HCl में जो स्टमक जो एसिड होते हैं वो यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन पाचन में हेल्प करता है, तो पेप्सिन एंजाइम हेल्प करता है प्रोटीन पाचन में, जो कि अमाशय से निकलता है, स्टमक से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। ये भी आप लोग क्वेश्चन बतला है कि छोटी आंत होता है जहाँ पे आपका पूर्ण पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, यानी कि फैट का डाइजेशन जो है यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान मानव शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है। तो जब श्वसन होता है, जब रेस्पिरेशन होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से एंटर करता है, एयर जो होता है वो बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर करता है, नोस्ट्रिल से यानी कि नथुने यानी कि नाक से करता है, पेट से करता है, गला से या फेफड़े से। तो आपको जो है वो नोस्ट्रिल से करता है, नथुने से करता है, नाक के थ्रू यहाँ पे करता है एंटर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शरीर में एड्रेनलिन कैसे स्रावित होता है। तो हम आप लोगों को बतला है जो एड्रेनलिन होते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बतला है, एंड एक कब यहाँ पे काम करता है, इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होता है, एंड कहाँ से एक्टिव होता है ये भी बतला है कि अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा सीधे रक्त प्रवाह में, यानी कि बाय द एड्रिनल ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा को अंदर स्थानांतरित किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण पूछा है, किसी जीव शरीर के बाहर से ऊर्जा को अंदर स्थानांतरण, तो उसको क्या श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन नहीं, उसको बोलते हैं, उसको जो पोषण बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसको पोषण बोलते हैं। श्वसन यानी कि जो है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है। उत्सर्जन ये जो है वो एक्सक्रेशन की क्रिया, एंड परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन है सब। तो ये नहीं होगा, आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑटोट्रोप सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं वह क्या कहलाती है। तो ये आप लोगों को बतलाएं, वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाती है। वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। एंड जो पेड़ पौधे हैं वो ऑटोट्रोप जो करती है वो सूर्य के प्रकाश से करती है, यानी अपना भोजन वो स्वयं बनाती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाती है। एंड इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 की रक्त के अलावा परिवहन में शामिल द्रव का नाम क्या है। तो रक्त के अलावा जो
परिवहन में शामिल द्रव होता है वो क्या होता है? क्या प्लाज्मा होता है, ऊतक द्रव होता है, लसिका होता है या फिर अंतरालीय द्रव होता है? तो रक्त के अलावा परिवहन में शामिल होता है वो जो होता है वो लसिका होता है, लिम्फ होता है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को हम करा चुके हैं, लिम्फ होता है, लसिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि वह द्रव माध्यम कौन सा है जिसमें कोशिकाएं रक्त से निलंबित रहती है? वह द्रव माध्यम कौन से जिसमें कोशिकाएं रक्त से यानी कि जो ब्लड से निलंबित रहती है, अलग रहती है? तो वो होती है प्लाज्मा होती है, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। बाकी इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो आपको ब्लड में ही मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको ब्लड के अंदर परिवहन करता है, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट होते हैं, नाइट्रोजनियस जो वेस्ट होते हैं ये भी आपको ब्लड के अंदर मिल जाएगा। तो जो प्लाज्मा होते हैं ये ब्लड कोशिकाएं के अंदर नहीं होती है, उससे निलंबित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि ऑक्सीजन के अलावा प्लाज्मा और क्या घुलित रूप में परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन के अलावा जो प्लाज्मा और क्या घुलित करता है? आहार, न्यूट्रिशन, बिल्कुल न्यूट्रिशन को भी घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेस जो होते हैं उसको भी घुलित रूप में करता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि एक व्यक्ति से नई पीढ़ियों के निर्माण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक व्यक्ति से नई पीढ़ियों के निर्माण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन या फिर यौन प्रजनन, पुनर्जनन या परागन। तो एक ही व्यक्ति से हम आपको बतलाए हैं लैंगिक प्रजनन के अंदर होता है, एक ही जनक उसमें होते हैं, जैसे कि अमीबा भी बतलाए हैं, एक ही अमीबा से वो दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति से नई पीढ़ी में निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन होता है। एंड लैंगिक जनन में मिनिमम इसमें 2 संतति की आवश्यकता होती है, एंड वन इज द मेल एंड सेकेंड इज वन द फीमेल। तो ये आते हैं लैंगिक में। एंड क्वेश्चन जो पूछा है कि एक ही व्यक्ति से, तो ये अलैंगिक प्रजनन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुष्प का कौन सा भाग मादा प्रजनन अंग है? सेपल्स, पंखड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो पुष्प का जो कौन सा भाग है वो मादा प्रजनन है, तो स्त्री केसर है। आप लोगों को पहले भी बतलाया है कि स्त्री केसर होती है, यानी कि जो पिस्टिल्स होती है वो मादा प्रजनन भाग है। एंड पुंकेसर जो आप लोगों को बतलाए थे, पुंकेसर, ये जो पुंकेसर बतलाए थे, स्टिमेंस बतलाए थे, ये आपको नर प्रजनन अंग होते हैं। सेपल्स भी होते हैं, पंखुड़ी भी होते हैं, ये सब स्त्री केसर के भाग नहीं होते हैं, यानी मादा प्रजनन अंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं? पुष्प के किस भाग में बीजांड होते हैं, यानी कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोअर्स कंटेन द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किस भाग में होते हैं? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, यानी कि अंडाशय के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 की पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो जो स्पर्म का निर्माण होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, क्वेश्चन पूछा है तो टेस्टिस के अंदर होता है और भ्रूण के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है? जो स्पर्म सेल होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कौन काम यहाँ पे करता है? न्यूट्रिशन कौन सा सेल यहाँ पे प्रोवाइड करता है? तो न्यूट्रिशन जो उसको प्रोवाइड करता है वो शुक्राशय करता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल्स करता है, सेमिनल वेसिकल्स करता है, शुक्राशय करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 की हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं? हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं? ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त के मिश्रण को रोकने के लिए, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त रक्त जमा करने के लिए, यह गलत है। एंड रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, यह भी गलत है। और शरीर में ऑक्सीजन के परिवाह को नियंत्रित करने के लिए, यह भी गलत है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, जो कि ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होते हैं इन दोनों को मिश्रित होने से रोकने के लिए अलग अलग यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रक्त वाहिकाएँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? तो आपको हम बतला है एक आर्टरी बतला है और एक वेन बतला है। तो वेन क्या करता है? वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध ब्लड होता है किसमें? आर्टरी के अंदर, और अशुद्ध ब्लड किसमें होता है? वेन के अंदर। तो यहाँ पे बोला है कि रक्त वाहिकाएँ रक्त को हृदय से दूर, यानी कि जो यहाँ पे हार्ट होता है इससे पूरे दूर ले जाने के लिए बॉडी में एक कौन काम करता है? तो आर्टरी के थ्रू जाता है, धमनिया के थ्रू जाता है। आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं
हैं एंड वेन को बोलते हैं नस, सीरा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे धमनियाँ के थ्रू जाती है यानी कि आर्टरी के थ्रू जाती है। और वेन के थ्रू, वेन में क्या आपको देखने को मिलता है, तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है यानी कि इसमें CO2 होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसको O2 रहता है, इसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं। एंड वेन में जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। क्लियर है। और एक आपको अपवाद में भी आपको याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों में उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं एंड पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। यहाँ पे हल्का सा उल्टा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव में मूत्र उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? जिगर यानी कि लीवर, स्टमक यानी पेट, किडनी यानी कि गुर्दे एंड फेफड़े यानी कि लंग्स। तो यहाँ पे बोला है कि क्या यहाँ पे बोला है कि वो कौन सा ऑर्गन्स है जो कि यूरिन प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो किडनी होते हैं यानी कि गुर्दे होते हैं। किडनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का भंडारण कहाँ पे होता है? यूरिन स्टोरेज कहाँ पे होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर यूरिन का स्टोरेज कहाँ पे होता है? तो मूत्राशय के अंदर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का स्टोरेज होता है। कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है? शर्करा है, अमीनो अम्ल होता है, यूरिया या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपशिष्ट उत्पाद है जो किडनी के द्वारा यानी कि गुर्दे के द्वारा रक्त से निकाला जाता है। तो किडनी के द्वारा निकाला जाता है वो यूरिया को निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरिया को निकाला जाता है, यूरिया को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 की किन जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी स्तर से हो सकता है? तो कोशिका विभाजन जो हम आप लोगों को एक अमीबा बतलाए थे, इसमें सेल होता है, बीच में केंद्रक होता है और एक किसी भी जगह से विभाजित हो जाता है, दो भागों में किसी भी तरह से विभाजित हो जाता है, दो भागों में। तो किसी भी स्तर से विभाजित होता है वो अमीबा के अंदर होता है। अमीबा के अंदर किसी भी तरह से यहाँ पे विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विभाजित होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? तो जब ATP का टर्मिनल फॉस्फेट विभाजित होता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूल यहाँ पे मोल ऊर्जा निकलती है। कितना? 30.5 किलो जूल। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 की हाइड्रा जैसे जीव प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिका का उपयोग कैसे करते हैं? और एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि आप लोगों के लिए हाइड्रा जैसे जीव, पहले इसको सोल्व करते हैं उसके बाद उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ बोला है हाइड्रा जैसे जीव प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग कैसे करते हैं? बाइंडर विखंडन के माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से या फिर बीजाणु निर्माण के माध्यम से। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है और इसके अलावा एक और आपको बतलाए थे, ईस्ट के अंदर भी आपको मुकुलन देखने को मिलता है। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों याद यहाँ पे रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर है? एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर है? तो एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या तो स्त्रीकेसर होता है, जबकि उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक लिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है, जबकि उभयलिंगी एक गलत है। एक लिंगी फूल स्वपरागन कर सकते हैं, जबकि उभयलिंगी फूलों में पर परागन होता है, एक गलत है। एंड लास्ट है यहाँ पे कि उभयलिंगी फूलों की तुलना में एक लिंगी फूल आकार में बड़े होते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है कि एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्रीकेसर होगा, जबकि उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे के खांचे में उत्पन्न कलिकाएं नए पौधों में कैसे विकसित होती है? पिछले क्लास में बतलाए थे, जो NCERT वाला कंसेप्ट आपको बतलाए थे उसमें ही, कि वे मूल पौधों से जुड़े रहते हैं और नई शाखाओं में विकसित होते हैं। तो यह गलत है। वे मूल पौधे से अलग हो जाते हैं और तब तक पानी में तैरते रहते हैं जब तक उन्हें बढ़ने के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं मिल जाता, यह भी गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे हवा द्वारा छितराए जाते हैं, इन विभिन्न स्थानों पे ले जाए जाते हैं, नए पौधे विकसित होते हैं, यह भी गलत है। एंड नेक्स्ट है कि वे मिट्टी पे गिरते हैं और नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये मिट्टी पे गिरते हैं और नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था आप लोगों का बायोलॉजी का 30 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कमेंट करना है, क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन जो है आप लोगों के लिए, इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप लोग लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।